गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था? उस रिजर्व सीट पे कोई सामान्य जाति का व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। कैंडिडेट खड़े होते हैं तो रिजर्व का वोट बढ़ जाता है, रिजर्व का वोट बढ़ जाता है। और जो सामान्य जाति के वोट है वो पॉलिटिकल आरक्षण को खत्म नहीं कर रहे, वो अपने आप बढ़ा देते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसमें जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर यहाँ पे संविधान में रिप्रेजेंटेशन ना होता बहुजनों को, तब बहुजनों की दशा क्या होती? नौकरी में आ गए, अब आपका लड़का जो है, आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, काहे लाभ ले? अब तो आप आगे बढ़ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि आरक्षण का मुद्दा आए दिन जो है सोशल मीडिया पे उठता रहता है और इस पर डिबेट होती रहती है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविकता यह है कि लोगों को आरक्षण के प्रति भ्रम रहता है। जो लोग आरक्षण का लाभ लेते हैं वो लोग आरक्षण के समर्थन में बोलते हैं, जो लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे होते हैं वो विरोध में बोलते हैं। अधिकांश यही होता है। लेकिन आरक्षण का मूल भाव क्या है, और ख़ास करके जो बाबा साहब और गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है, वहीं से जो है भारतीय संविधान में आरक्षण जो है आया। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, और जो तमाम सवाल होते हैं आरक्षण के बारे में कि आरक्षण को हटा देना चाहिए, आरक्षण जो है का आधार गरीबी होना चाहिए, आरक्षण से जातिवाद आता है, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जातियां खत्म हो जाएंगी, तमाम चीज़ों पे हम चर्चा भी करेंगे। आरक्षण 10 साल के लिए था कि नहीं था, कैसे था आरक्षण, कितने प्रकार का होता है, और महिला आरक्षण, विकलांगों का आरक्षण, महिला, मतलब तमाम चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों पे हम सवाल भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें आपको कि आज हमारे साथ जो है एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, स्पेशलिस्ट जुड़ चुके हैं, इसलिए हम जानने के लिए आए हैं। तो आज हमारे साथ जो है वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर टी.एस. राही जी जुड़े हैं। इनसे हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे, जानेंगे। और सबसे खास बात, अगर सामाजिक रूप से हम पहचान की बात करें तो डॉक्टर साहब जो है करीब 30 साल से जो है बामसेफ के पदाधिकारी रह चुके हैं। आईएजे कैडर जो है, कैडर देते हैं, तमाम चीज़ें। तो सर, मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद हम अपनी चर्चा को शुरू करें। जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया है, जी, मेरा डॉक्टर टी.एस. राही जी, और मैं भारत सरकार का संस्थान है लखनऊ में एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसी में मैं वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक के पद पर था। अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो स्वतंत्र रूप से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। हालांकि अपनी सेवा के दौरान भी मैं सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, और बामसेफ में 35 साल तक मैंने अपना समय दिया है। मैं बामसेफ का 2 बार अध्यक्ष भी रहा हूँ, एक बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, और बाद में जो है राष्ट्रीय संगठन सचिव भी रहा हूँ बामसेफ का। उसके बाद मैं सर्विस से रिटायर हो गया, तो क्योंकि सर्विस वाले लोग भी बामसेफ में काम करते हैं, पदाधिकारी रह सकते हैं, तो उसके बाद मैंने बामसेफ को छोड़ दिया। अभी मैं स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ। तो सर, जैसा कि हमने अपने उसमें बता दिया स्टार्टिंग में ही कि हम आज आपके पास क्यों आए हैं, क्योंकि एक आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि लोग इसका विरोध भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं, लेकिन रियलिटी तो यह है कि लोगों को सही फैक्ट नहीं पता है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ तो मुझे भी डाउट है, इसलिए मैं आपसे जो है जानकारी करने के लिए आया हूँ। कि तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में आप जो है एक सटीक और जो है, ताकि हमारे दर्शकों को और ना हमें और ना ही किसी को जो है इस पर जो है संशय रहे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आपके मन में सवाल है आरक्षण को लेकर के, रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, पूना पैक्ट क्या था, क्या आरक्षण को हटा देना चाहिए, क्या नहीं, तमाम चीज़ों पे सवाल जवाब हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पूना पैक्ट के बारे में जानेंगे। अगर आपको जानना है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सर, मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, मैं आरक्षण का जो कंसेप्ट आया, जी जी जी, बल्कि उसको आरक्षण नहीं कहना चाहिए। जी जी जी, सही बात तो यह है कि उसको प्रेजेंटेशन कहना चाहिए। जी जी। आरक्षण जो है ये बहुत लोगों को गुमराह करता है, बहुत लोगों को गुमराह करता है। और रिप्रेजेंटेशन का जो मतलब होता है कि किसी भी देश में जो किसी भी समाज की जो आबादी होती है, तो उस देश के निर्माण में सभी लोगों की भागीदारी होती है। जी, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, नहीं, जो भागीदारी होती है देश का,
तो उस भागीदारी के अनुपात में ही जी, उन लोगों को उस देश की जो सरकार में जो नौकरियां होती हैं, जी, जी। उस नौकरियों में भी उनकी भागीदारी होना चाहिए, जिससे कि वो सरकार में देश का उस स्तर पर प्रतिनिधित्व कर सकें। जिस समाज का किसी सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जी। वो समाज पीछे छूट जाता है, वो देश के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभा पाता। जी। और इसलिए और उससे जो है देश का ही नुकसान होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। समाज देश से ही बना है। हाँ, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि आरक्षण क्या होता है, कि मतलब कि एक प्रतिनिधित्व का मामला है, भागीदारी का मामला है। तो सर सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट से ही संविधान में ये रिप्रेजेंटेशन आया है, तो वो पूना पैक्ट क्या था? गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था? देखिए, पूना पैक्ट जो है वो 24 सितंबर 1932 को हुआ। जी। और पूना पैक्ट जो है वो मर्जी से नहीं हुआ। जी। पूना पैक्ट जो है वो बाबा साहब को, जो इस पूरे बहुजन समाज को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो एक वोट देने का जो अधिकार मिला था, वो असल में पृथक निर्वाचन जिसको बोलते हैं। पृथक निर्वाचन में क्या था कि जो विशेष रूप से बहुजन समाज में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन लोगों को उस जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ जो बाबा साहब ने अपने समाज का जो बात रखी थी, उनका जो परेशानी को वहाँ किया था, तो वहाँ की सरकार ने इन सब बातों को सुन के जो है यहाँ के समाज के लोगों को जो है 2 वोट देने का अधिकार देने की बात कही। 2 वोट देने का अधिकार इस तरह का था कि उस समय जो है देश में इस तरह की, जैसे आज जो इलेक्शन अभी होने जा रहा है 2024 में, ऐसे ही वो उसी इलेक्शन के आधार पर, यहाँ की जनसंख्या के आधार पर कुछ सीटें रिजर्व की जानी थी। कुछ सीटें रिजर्व की जानी थी। तो रिजर्व वो सीटें होती जहां पे हमारे समाज, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी संख्या के आधार पर, अगर उनकी जनसंख्या 50% से ज्यादा है तो वो सीट उनके लिए रिजर्व होगी। ठीक है। अगर उनकी संख्या कम है तो वो जो है सामान्य सीट रहेगी। लेकिन उसमें क्या था कि जो रिजर्व सीट है, उस रिजर्व सीट पे कोई सामान्य जाति का व्यक्ति वोट नहीं दे सकता था। हमारे ही समाज के लोग वोट दे सकते थे और अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे। तो एक बात, लेकिन और उसके साथ साथ और हम जो दूसरा वोट देने का अधिकार था, वो जो सामान्य सीट होती, तो उस सीट पर भी हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो उससे क्या होता कि हमारे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम इस देश में 75% का बहुमत होता। और जब 75% का बहुमत होता, क्योंकि आधे तो इधर हमारे स्वतंत्र रूप से होते बहुजन समाज के लोग, और आधे कम से कम उन लोगों में से होते जिनको हमारी भी मर्जी के कैंडिडेट वहां चुने जाते। तो कहना चाहिए कि इस देश की पार्लियामेंट में हमारे लोगों का बहुमत होता, और हमारे लोगों का, हमारे जो हमारा हित चाहने वाले लोगों का बहुमत होता। और जब उनका हित होता तो निश्चित रूप से इस देश में जो सरकार बनती, प्राइम मिनिस्टर बनता, मंत्री बनते, वो सब हमारे समाज के लोग ज़्यादा होते, और जो बाकी वो समाज के लोग होते जो इस देश के निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। जी सर, थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था फर्स्ट एंड सेकेंड, जब बाबा साहब इस डिमांड को जो है रेज किए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और इसको मान भी लिया गया था। ठीक है। तो जब गांधी जी आमरण अनशन पे थे, तो उसके बारे में थोड़ा उस दृश्य का जो है चर्चा हो जाए कि कैसे था। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब गांधी को ये पता चला कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस में तो गए ही नहीं थे, दूसरे में भी जो है नहीं गए थे। हाँ,
तो जब उनको पता चला कि हाँ ये तो अछूतों के लिए इतने हाँ, अधिकार हाँ, जो है लेकर आए हैं, हाँ। तब वो आमरण अनशन पे बैठ गए। नहीं वो तो इस पे थोड़ा थर्ड कॉन्फ्रेंस में गए थे। हाँ गए थे, मतलब थर्ड गए थे। और जैसे ही ये वहां घोषणा हुई कि यहाँ के जो एससी और एसटी के लोगों को जो है ये अधिकार दिया जा रहा है, तो गांधी वहां से वो उस मीटिंग को छोड़ के ही भाग आया। जी छोड़ के ही भाग आया। तो ऐसे करके जो है, और फिर यहाँ के उसने लोगों के सामने साजिश रची, अपने लोगों को यहाँ तैयार किया। तैयार करके ये साजिश रची कि डॉक्टर अम्बेडकर को क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को मतलब कैसे भी धमकाओ, कैसे भी उनको राजी करो कि वो जो है इस अधिकार को वापस दे दें। मतलब इस अधिकार को वापस दे दें, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर ये राइट जो सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन जिसको वो बोलते हैं, पृथक निर्वाचन का जो अधिकार मिला था, अगर ये अधिकार बना रहता तो हमारी लोगों की सरकार बनती। हमारी ही सरकार बनती तो इस देश का विकास हम लोग करते। तो यही बात समझ के गांधी ने जो है इस देश के लोगों को गुमराह किया, और गुमराह करके डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर पहले तो पूना पैक्ट तो बहुत बाद की बात है। पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर गांधी के कहने पर हजारों बहुत सारे लाखों पत्र जो है देश से भेजे गए कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर तुमने पृथक निर्वाचन का अधिकार वापस नहीं किया तो हम तुम्हारे समाज को मार देंगे, हम तुमको जान से मार देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर उससे विचलित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भाई मैं अपने समाज के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गांधी की जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका, कस्तूरबा गांधी ने बाबा साहब के सामने आके भीख मांगी कि डॉक्टर साहब आप मेरे पति की प्राणों की भीख दे दीजिए और आप उनके साथ मीटिंग। तो बाबा साहब को फिर सोचा कि चलो भाई देखते हैं क्या होता है, और बाबा साहब पूना पैक्ट में वहां चले गए। तो पूना पैक्ट में जब गांधी, क्योंकि गांधी ने अनशन कर दिया था पूना की जेल में, यरबदा जेल में जो है अनशन कर दिया था। मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आखिर बाबा साहब की ऐसी कौन सी मांग थी कि गांधी जी मरने के लिए तैयार हो गए थे? ये चीज थोड़ा वही मांग थी ना, एक स्टेप वाइज बता दीजिए कि बाबा साहब की वो कौन कौन सी मांग थी। मतलब वही मैंने कहा ना आपको कि बाबा साहब को जो हमारे लोगों को जो पृथक निर्वाचन का जो अधिकार मिला था, अलग से अधिकार मिला था, उस अधिकार के तो 4 डिमांड थी बाबा साहब की। हाँ, लेकिन जो मुख्य बात थी वो पृथक निर्वाचन का अधिकार। पृथक निर्वाचन के अधिकार से क्या है कि इस देश में जो भी जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते, उन रिप्रेजेंटेटिव में जो एमपी होते या जो कुछ भी होते, उनमें हमारा बहुमत ज़्यादा होता, बहुजन समाज का बहुमत ज़्यादा होता। और बहुमत जब उनका ज़्यादा होता तो सरकार भी उन्हीं की बनती। जैसा आज नहीं है, आज के जैसा नहीं है कि वो जो है, आज तो रिजर्वेशन तो है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट चुन के जाता है वो उसको सामान्य जाति का भी वोट मिलता है और हमारे समाज का वोट मिलता है। तो वो जो है एक गुलाम चुन के जाता है, वो स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं चुन के जाता। उस समय जो चुन के जाता, क्योंकि उसको सिर्फ हमारे ही वोट से चुन के जाता, तो वो हमारे ही वोट से चुन के जाता, तो वो जो है फिर अपने समाज का काम करता, वो गुलाम नहीं होता, वो एक स्वतंत्र वो काम करता और समाज के लिए काम करता। तो ये जो गांधी को यही डर था कि अगर ये लोग आधे तो इनके अपने उससे बन जाएंगे और वो जो है जो सामान्य सीट पर ये जो लोग वोट देंगे तो उसमें भी इनकी पसंद के कैंडिडेट चुने जाएंगे, तो इस देश में सरकार उनकी बनेगी। इसका मतलब ये है कि जब इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनती तो फिर जो है बाकी जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको बहुजन समाज की सरकार की तरह से रहना पड़ता। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज की सरकार उनके ऊपर अत्याचार करती, लेकिन जैसे वो आज वो सदियों से इस समाज के ऊपर अत्याचार करते रहे हैं, शोषण करते रहे हैं, वो शोषण बंद हो जाता। उस शोषण को बनाए रखने के लिए गांधी ने वहां जो है यरबदा जेल में एक अनशन किया और अनशन करके बाबा साहब को इमोशनली ब्लैकमेल किया। बाबा साहब को इमोशनली ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल की जो परिणति हुई वो ये हुई कि 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट
नाम दिया गया। ये तो रहा पृथक निर्वाचन की बात, लेकिन जो बाबा साहब ने दूसरा एक डिमांड थी 2 वोट का अधिकार, हाँ। तो उसमें क्या था? वो अगर आज के समय, वर्तमान समय में जो बाबा साहब की 2 मांग को डिनाई कर दिया गांधी जी ने और आमरण अनशन पर बैठ गए कि 2 वोट का अधिकार हम नहीं दे सकते हैं, हमको कबूल नहीं है, और पृथक निर्वाचन नहीं कबूल है। अगर ये दोनों चीजें अगर लागू हो जाती वर्तमान संविधान में, वर्तमान देश में, तो बहुजनों की क्या दशा दिशा होती? क्या चीज था कि जो है आज बहुजन समाज या SC ST जो है वंचित रह गया गांधी जी की वजह से? गांधी जी की वजह से जो बहुजन समाज वंचित रह गया। आज अगर वो जो पृथक निर्वाचन का जो अधिकार था वो हमारे पास रहा होता, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि हमें 2 वोट देने का अधिकार, से 1 वोट देने का अधिकार नहीं था, 2 वोट देने का अधिकार था। 1 वोट से हम अपने बीच का प्रतिनिधि चुनते और दूसरे वोट से हम जो सामान्य सीट होती उसका प्रतिनिधि चुनते। तो जैसा कि आज वो, क्योंकि अब वो वापस हो गया, वो नहीं रहा, जैसे तो वर्तमान समय में चुनाव चल रहा है। हाँ, तो चुनाव चल रहा है, तो उसमें क्या है, एग्जाम्पल देकर बताइए ताकि जो है तो अब जैसे जो रिजर्व सीट से, क्योंकि रिजर्व सीट वो पहले जो अगर वो पृथक निर्वाचन का अधिकार रहा होता तो हमारे कैंडिडेट को सामान्य जाति के वोटों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका वोट से मतलब नहीं था। वो सीट जो हमारी होती पूरी तरह से उसमें हमारा ही वोट जाता, उनका वोट नहीं होता। समझ रहे हैं आप? उनका वोट नहीं होता, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता वो पार्लियामेंट में जाके हमारी बात करता, हमारी बात करता, वो सूत्र से हमारा होता। आज की हालत क्या है? आज हालत ये है कि वो जो है क्योंकि आज जो चुना जा रहा है तो उसमें सामान्य जाति का भी आदमी वोट करता है, तो वो जो है आज जो है हमारे समाज के 131 प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, लेकिन उनमें से क्योंकि उसको सामान्य जाति के वोटर की भी जरूरत होती है, तो वो हमारा जो प्रतिनिधि होता है वो हमारा नहीं होता, वो उनका गुलाम होता है, उनका गुलाम होता है। हमारे हित की बात, हमारे हक की बात पार्लियामेंट में नहीं कहता वो। और बहुत सारे तो ऐसे प्रतिनिधि हैं हमारे जो आज भी MP हैं। आप हाथरस में का एक सांसद है जो वाल्मीकि समाज से है, वो आज भी जब ब्राह्मणों के या सामान्य लोगों के बीच में जाता है तो कुर्सी पर नहीं बैठता, वो आज भी वो सोफा सेट पर नहीं बैठता, उनके तो नीचे बैठता है, वो नीचे बैठ के बात करता है उनसे। वो कहता है कि मैं तो आपका गुलाम हूँ, वो साफ कहता है कि मैं तो आपका गुलाम हूँ। तो आज हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमारे बीच में से जो हमारे प्रतिनिधि, जो हमारे नाम पे जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, वो वास्तव में हमारे नहीं हैं, बल्कि वो उन लोगों के गुलाम हैं और उन्हीं की गुलामी करते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने जानने का प्रयास किया कि जो है 2 वोट का अधिकार और अलग से चुनाव का अधिकार जो है क्या था, और अगर ये लागू हो जाता तो वर्तमान समय में क्या होता। अब हम आते हैं अपने सवाल पे कि तमाम जो है सवाल उठते हैं कि आरक्षण को खत्म करना देना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आरक्षण 10 साल के लिए था, अब तो खत्म कर देना। ना, ये आपको गलत जानकारी है। जी। आरक्षण जो है, जो सर्विस में जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए नहीं है। उसकी वो है कि जब तक इस देश में वो छुआछूत बनी रहेगी, जब तक इस देश में शोषणवादी व्यवस्था बनी रहेगी, तब तक के लिए वो आरक्षण है। जब छुआछूत पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ये पूरी शोषण पूरी तरह खत्म हो जाएगा और शिक्षा में प्रतिनिधित्व बराबर हो जाएगा और सब जगह बराबर देश के संसाधनों में प्रतिनिधित्व बराबर हो जाएगा, किसी तरह की कोई भय नहीं रहेगा, किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा, तब ये बात कही जाएगी कि तब आरक्षण खत्म किया जा सकता। लेकिन आरक्षण नहीं है, वो प्रतिनिधित्व की बात है। लेकिन अभी जो बात है और जो 10 साल के लिए जो बात है, वो आरक्षण नौकरियों वाला आरक्षण नहीं है। वो जो है, जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन, राजनीतिक जो आरक्षण है, वो पहले शुरू में 10 साल के लिए किया गया था। वो इस साल के लिए ऐसे कह के किया गया था कि वो जो है 10 साल तक इस देश में जो है वो राजनीतिक रूप से समानता आ जाएगी, तो फिर ये आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जो वो 10 साल के लिए था उसको खत्म नहीं कर रहे, उसको जो है 10 साल खत्म होने से पहले ही, मतलब ये मनुवादी सरकारें बढ़ा देती हैं, आगे के लिए बढ़ा देती हैं, उसको नहीं खत्म कर, क्योंकि उनको डर है कि अगर उसको ये खत्म कर देंगे तो भी हमारे लोग ज्यादा चुन के जाएंगे,
क्योंकि वो जो रिजर्व जो सीट है उसमें क्या होता है कि रिजर्व का जब कैंडिडेट खड़े होते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो रिजर्व का वोट बढ़ जाता है, रिजर्व का वोट बढ़ जाता है। और जो सामान्य जाति के वोट है वो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो भी है, वो वोट उसको एक मुश्त पड़ जाता है और वो कैंडिडेट जो चुन के चला जाता है। हमारी पसंद का कैंडिडेट चुन के नहीं जाता कि वो पॉलिटिकल आरक्षण को खत्म नहीं कर रहे, वो अपने आप बढ़ा देते हैं उसको। वो खत्म करने की जो लोगों को गुमराह किया हुआ है, लोगों को गलत जानकारी दी हुई है, वो जो खत्म करने की बात कर रहे हैं वो इस नौकरियों के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो कि संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि जब तक इस देश में छुआछूत नहीं खत्म होगी, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, तब तक वो आरक्षण रहेगा। नहीं, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है। हाँ, छूत तो खत्म हो गया है नहीं, रिटन रूप में, नहीं, देखिए वो क्या है कि वो पेपर में खत्म हो गया है लेकिन अमल में खत्म नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे लोगों की कोई मूंछ रखे हुए तो उसकी मूंछ कटवा दी गई, हाथरस में ही एक लड़की को मार दिया गया, उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया। बहुत सारी घटनाएं आज भी, अभी बदायूं में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ रेप कर दिया गया। तो ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है, जो लोग ये भी तर्क देते हैं कि अब तो जातिवाद नहीं है, जातिवाद तो सिर्फ ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसमें जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट हटा दिया जाए तो जात अपने आप खत्म हो जाएगी। नो, ये जो है भ्रामक जानकारी है, ये गलत जानकारी है। वो असल में क्या है मैं बता रहा हूं, असल में क्या है कि जो शांति स्थापित होती है, जो समानता स्थापित होती है, वो तब होती है जब लोग बराबरी पे होते हैं। तो इस जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो नौकरियों पर रिप्रेजेंटेशन है, उसकी वजह से हमारे लोग जो नौकरियों में आए हैं उनका जीवन स्तर कुछ सुधार हुआ है। तो आज जो है बहुत सारे सामान्य जाति के लोग भी जो है मतलब एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्योंकि उनको पता लगा है कि अब ये आदमी भी हमारे बराबर है। ये तो समानता, वो शांति हमेशा बराबरी में होती है, शांति बराबरी में होती है। तो अगर ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो फिर वो वही लाना चाहते हैं कि इस देश के लोग जो बहुजन समाज के लोग आज जो इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से इस देश में की सरकार में जो भागीदारी कर रहे हैं, उस भागीदारी करने से उनका जो देश का भी विकास हुआ है और उनका भी विकास हुआ है, तो उनके जो हालात सुधरे हैं वो हालात फिर वैसे ही हो जाए जो आज से मतलब 400 साल पहले थे, अंग्रेजों से पहले थे, वैसे ही हालात हो जाए। इसी बात के लिए वो आरक्षण, क्योंकि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो इन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। वो तो अभी भी वो खत्म कर ही दिया, ये मान लो, मैं आपको बता दूं, खत्म कर, क्योंकि उन्होंने वो सरकारी नौकरी में जो भर्तियां होती हैं वो सब खत्म कर रहे हैं। एक तरह से आरक्षण उन्होंने खत्म कर ही दिया है। वो ये है कि जो मजबूरी की वाली बात है, इस वजह से वो आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं, नहीं, देश बर्बाद हो रहा है। अगर आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं तो अभी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों का जो आरक्षण हुआ है, विशेष रूप से ब्राह्मणों का, उसमें तो जो है वो पूरी तरह से वो कट ऑफ मार्क तक भी नहीं जा पाते। फिर उनको क्यों नहीं जा रहा है? आरक्षण से या अयोग्य लोग नहीं आते, आरक्षण से, बल्कि अयोग्य सही मायने में तो मैं कहूंगा कि इस देश में अगर आरक्षण है सही मायने में तो वो इस देश में ब्राह्मणों का आरक्षण है, उससे अयोग्य लोग नौकरी में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग वहां सरकार में होते हैं। वो अपने अपने लोगों को चुन लेते हैं, अपने समाज के लोगों को चुन लेते हैं। और आज भी जो देश की नौकरियों में जो है ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व है वो 72% है। बाकी 28% में चाहे ठाकुर सही, चाहे बनिया सही, चाहे SC OBC के लोग सही, ST के लोग सही, वो 28% में है बस। बाकी 72% में तो वही अभी कब्जा जमाए हुए हैं। और सर एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि संविधान में जो SC OBC या बहुजन समाज कहता है कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया, अगर कल्पना करिए कि अगर यहाँ पे संविधान में रिप्रेजेंटेशन ना होता बहुजनों को, तब बहुजनों की दशा क्या होती? बहुजनों की वही दशा होती जो कि आज से मतलब 400 साल पहले थी, कि इस देश का जो है
वो बहुजन समाज के लोग जो हैं, न उनके पास ज़मीन होती, न उनके पास मकान होता, न उनके पास शिक्षा होती, उनके गले में हड़िया लटकी होती, पीछे झाड़ू बंदी होती, ऊपर पंख बंधे होते, रोड पर चलने का अधिकार नहीं होता, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं होता, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं होता, अच्छा कपड़े पहनने का अधिकार नहीं होता, वो सब दूसरों का झूठा खा रहे होते। और दिन में भी दिन में तो सड़क पर चल ही नहीं सकते थे, रात में चल सकते थे, वो भी मुख्य सड़क पे। तो अगर ऐसा संविधान में जो बाबा साहब ने व्यवस्था की है, अगर वो व्यवस्था नहीं रही होती तो जो मैंने बताया वही होता कि गले में हाड़ी, पीछे झाड़ू, वो सिर पर पंख और काले कपड़े, और न सिर में, न पैरों में जूते, न अच्छे कपड़े, झूठा दूषित खाना मिलता, सब कुछ यही होता। आज जिस तरह से हम लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा जीवन नहीं जी रहे होते। बिल्कुल शारीरिक, मानसिक, सब तरह के गुलामी का जीवन हम लोग जी रहे होते। और सर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि मान लीजिए कि मनुवादियों ने या जो जनरल कैटेगरी है, उनके पूर्वजों ने ये गलतियां की, ये अत्याचार किए, ये शोषण किया बहुजनों पे, शूद्रों पे, तो उनके बच्चे जो है अपने पूर्वजों का दंड काहे भोगे? उनको दंड की तो बात ही नहीं इसमें कोई। वो कहते हैं कि हमारा नंबर कम रहता है, उनका हमारा ज्यादा रहता है, उनका कम रहता है, फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो देखिए, वो जो नंबर कम और ज्यादा देने की बात है, वो दंड हमको मिलता है। नहीं, मैं आपको बता दूं, वो शुद्ध रूप से बेईमानी है। क्योंकि आज भी शिक्षण संस्थानों में सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है, मनुवादियों की सबसे ज्यादा संख्या है। और वो क्या है, बड़ी साजिश के तहत जो है, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको कम नंबर दिए जाते हैं, और जो मनुवादी लोग हैं उनको ज्यादा नंबर दिए जाते हैं। उनको ज़्यादा नंबर, क्योंकि हम तो सर्विस में रहे हैं, हमको तो ज़्यादा नंबर वाले आए थे, जिनको ज़्यादा नंबर दिखाए गए हमारे साथ नौकरी में, वो तो बिल्कुल काम करने में बेकार थे, उनको तो कुछ नहीं आता जाता था। और हम तो जो है, हमारे साथ तमाम वो किया गया, भेदभाव किया गया, तुमको उसके बावजूद भी हम उन सब लोगों में आगे थे। हमारे तो बहुत सारी उपलब्धि है अपनी नौकरी में जो हमारी, और उनकी तो कोई उपलब्धि नहीं। उनके तो चोरी और करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, सारा का सारा लोग जो है। जी। तो और तमाम चीज़ें हैं, जैसा कि साथियों हमने डॉक्टर साहब से, जो कि वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं और एक कैडर भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये विश्वास था, आशा थी कि हम सर के पास अगर आएंगे तो आरक्षण मुद्दे पे, तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। तो मैक्सिमम जो भी आरक्षण विरोधी सवाल थे और जो संशय था, उसको हमने मिटाने का प्रयास किया, अपना भी और आपका भी और लोगों का भी और सबका, कि वास्तव में जो है रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या वास्तव में रिप्रेजेंटेशन से देश बर्बाद हो रहा है। तो अगर हम अपने आप को न्यूट्रल करके देखें तो शायद ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब से जो है इस देश में संविधान लागू हुआ है, तब से सबको समान भागीदारी मिल रही है, और जब से भागीदारी जैसे जैसे मिल रही है, वैसे वैसे जो है इस देश का विकास हो रहा है। और कल्पना करिए, जो बहुजन समाज 85% है, अगर 85% को अधिकार विहीन कर दिया जाए तो बिना 85 के इस देश का निर्माण कैसे हो सकता है। तो यकीनन जो है ये कहा जा सकता है कि जब तक इस देश के लोग विकास नहीं करेंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा, क्योंकि देश जो है लोगों से ही बनता है, और इस देश के लोगों में 85% बहुजन समाज की संख्या है, और इस बहुजन को जो है जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक वह आगे नहीं जा सकता है। और एक सवाल सर और आता है, कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, कि अगर आप नौकरी में आ गए, अब आपका लड़का जो है, आपकी आने वाली पीढ़ी जो है, काहे लाभ ले, अब तो आप आगे बढ़ गए हैं। नहीं, देखिए, बात ये नहीं है कि वो क्यों लाभ ले। असल में बात ये है कि जब तक जो रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार मिला है, वो उन लोगों को मिला है जो सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग थे। तो जब तक एजुकेशनली और सोशली लोग बराबर नहीं हो जाते, तब तक कोई, चाहे हमारे समाज का आदमी चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन सामाजिक स्तर पे उसका भेदभाव, हाँ, जब तक सामाजिक स्तर पर जो भेदभाव है वो खत्म नहीं होता,
तब तक वो व्यवस्था बनी ही रहनी चाहिए। ये व्यवस्था तब तक है जब तक ये भेदभाव है, तब तक ये व्यवस्था है। तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा है, लेकिन बात तो ये है ना कि उसके साथ भी आज तो यही होता है, भेदभाव जाति के आधार पे भेदभाव होता है। तो जात के आधार भेदभाव होता है। तो और बात इतनी सी भी नहीं है, बात इसके ये है कि जिस समाज की, जिस देश में जितनी जनसंख्या है, उस समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में होना ही चाहिए। इसमें ये नहीं है कि वो मेरा बेटा है तो इसलिए जा रहा है। बिल्कुल। वो मतलब हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। इसमें ये बात नहीं है कि साहब वो जो है मैं नौकरी करता था तो वो क्यों भाई, वो जो है उसमें जो उस प्रतिनिधित्व में वो आ रहा है तो वो जाएगा, चाहे वो आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, या समाज के किसी और आदमी, वो उस क्राइटेरिया में आ रहा है तो उसको वो वहां जाना ही चाहिए। तो साथियों, एक क्वेश्चन जो है छूट गया था, और वास्तव में ये सवाल जो है अपने भी लोग कहते हैं, अपने ही लोग यानी कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, SC ST OBC भी कहते हैं कि अब तो नौकरी में आ गए हैं, आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। मतलब खुद लेते हैं लेकिन विरोध करते हैं इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया है कि अगर जाति के कारण जो है हमको ये सुविधा मिली है, क्योंकि सामाजिक भेदभाव होता था और प्रतिनिधित्व से डिनाइड किया जाता था, उनको दूर रखा जाता था। तो जब इस तरीके से शोषण होता था तो वो इसका ट्रीटमेंट है। और अगर कोई यह बात करता है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, तो सवाल ये भी आता है कि जाति पहले आई कि आरक्षण पहले आया। अगर वो जाति का विरोध नहीं करता है, वो जाति को ख़त्म करने की बात नहीं करता, जाति विहीन समाज की बात नहीं करता, लेकिन आरक्षण ख़त्म करने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बेईमानी कर रहा है, और वह दोहरी सामाजिक बेईमानी करने के लिए आपके लिए तैयार है, और वह इस तरीके से कुतर्क करता है। तो तमाम चीज़ों पे हमने डॉक्टर साहब से चर्चा किया। आपको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और हम डॉक्टर साहब से इन तमाम चीज़ों पे जो इस तरीके से विरोधाभास चीज़ें हैं, जो संशय वाली चीज़ें हैं, इन पे हम बात करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर साथियों मिलेंगे। आपको यह तमाम जानकारी कैसे लगी? अगर आपको कोई अभी भी संशय है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।